मेरा क्वेश्चन ये था कि जनरली हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे इन द रीसेंट टर्म्स टू हेज द पोर्टफोलियो, कि थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल जाए स्पेशली ड्यूरिंग डाउन टर्म्स। अब इन द करंट सिचुएशन, इतने वॉर की सिचुएशन में क्या इसका इम्पैक्ट हमारे रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन पे पड़ेगा? एज इन लोग इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं थिंकिंग कि इकोनॉमी पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, आप लंबा कर सकते हो, और गोल्ड का एक सर्टेन परसेंटेज एडवाइस करते थे कि आप पोर्टफोलियो को रिस्क कंट्रोल करने के लिए आपके पास रहेगा। तो इन द करंट सिचुएशन क्या हमें वो री स्ट्रेटेजाइज करने की ज़रूरत है, स्पेशली फ्रॉम द इंडिया स्टैंड पॉइंट, कि गोल्ड का परसेंटेज बढ़ा दे, इक्विटीज़ में थोड़ा कम कर दें? सो जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हम इंडिया में हमने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू, चाहे एसआईपी के थ्रू, चाहे डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। क्यों? जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी उसके साथ आपको भी उसमें ग्रोथ मिलेगी। और कंपनीज कैसे ग्रो करती हैं? कंपनीज मतलब कि बिजनेसेस, वो कैसे ग्रो करते हैं? एज दे सेल मोर प्रोडक्ट्स, जैसे जैसे वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचते हैं, मतलब जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है उसके साथ। इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जैसे लोग उनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। राइट। बेचेंगे तो तब ना जब कोई खरीदेगा। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, खरीदते कब हैं लोग? ज़्यादा कब खरीदते हैं और कम कब खरीदते हैं? इन अदर वर्ड्स, कि क्या आपकी जो सैलरीज है या जो कमाई है वो बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रही है? एक्चुअली कंजम्पशन बढ़ रहा है और कंजम्पशन आ रहा है थ्रू लोन्स। एग्जैक्टली। लोन लेकर के अगर आप कंज्यूम करते चले जा रहे हैं तो उसका कोई ना कोई तो ब्रेकिंग पॉइंट आएगा ना, जब बैंक अपना पैसा वापस आपसे मांगेगा। आजकल तो ये हालत हो गई है कि लोग आईफोन भी ईएमआई पे ले रहे हैं, हॉलीडेज पे लोग लोन लेकर के जा रहे हैं। तो इससे बुरा और क्या हो सकता है? मुझे समझाओ। मतलब कोई अगर अपने घर के लिए लोन ले रहा है तो चलो समझ आता है, नीड के लिए ले रहा है। कोई शो ऑफ के लिए लोन लेना पड़ रहा है किसी को, तो इसका मतलब आप आइडिया लगा सकते हो कि ये जो ओवरऑल जो डेट है उसकी सिचुएशन कितनी खराब है, कि लोग किस तरीके से पैसा घुमा रहे हैं। और वो लोग कौन है? वो आप ही लोग हो। तो आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि कहां से पैसा लिया, कहां दिया। मतलब सारा खेल डेट पे चल रहा है। लेकिन क्या ये हमेशा ऐसे ही चल सकता है? कभी तो कोई पॉइंट आएगा ना जब जा करके आपको लोन चुकाना होगा। और जब आप लोन लेते हो तो उस पर इंटरेस्ट लगता है, और वो जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। और जब उस पर कंपाउंडिंग होती है तो पैसा जो आज आपने ये सोच करके लिया कि मैंने 50,000 का लोन लिया है, वो कब 1 लाख हो जाता है पता ही नहीं लगता। और क्या आपकी कमाई उस हिसाब से बढ़ रही है? नहीं। कमाई तो है ही नहीं। और क्या नौकरियां बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है दुनिया में? नहीं। ये ग्राउंड रियलिटी है। बट होता क्या है कि हम देख करके भी नहीं देख पाते, क्योंकि हमारा ब्रेन वॉश हुआ पड़ा है। पिछले कुछ सालों में जैसा हमने देखा, हमें लगता है दुनिया वैसी ही चलने वाली है। क्यों? क्योंकि हमारी सबकी आदत क्या है? वी नेवर क्वेश्चन आवर ओन सेट ऑफ बिलीव्स, क्योंकि उसमें डर लगता है कि अगर वो बिलीफ टूट गया तो मैं कहां जाऊंगा इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल कंफर्ट। तो उसको हम पकड़ करके रखते हैं। और इसको आप हर्ड मेंटेलिटी भी कह सकते हो। जैसे भेड़ बकरियां होती है ना, कि अगर सब एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो अगर वो गलत भी होगा, जैसे समुद्र में सारी मछलियां एक जाल की तरफ भाग रही हैं, तो अगर वो मरने वाली हैं तब भी मछलियां उनके साथ ही चलेंगी, अलग नहीं जाने वाली कोई भी मछली, क्योंकि अलग जाने में ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा। तो जो सब कर रहे हैं वही हम करते रहते हैं। वी नेवर क्वेश्चन कि एक्चुअल में दुनिया में क्या हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड हर्ड मेंटालिटी, कि जो चारों तरफ हो रहा है, जो बातें हो रही है, सो कॉल्ड उसमें कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपको कुछ आकर के बताते हैं। वो एक्सपर्ट्स कौन है? जिनकी लिमिटेड नॉलेज है ऑफ देयर ओन डोमेन, बस उनको उसके अलावा कुछ नहीं पता है। इज इट नॉट ट्रू? जैसे जो आकर के आपको शेयर मार्केट के बारे में, फाइनेंस के बारे में बता रहे हैं, क्या वो एक एंटरप्रेन्योर है? एंटरप्रेन्योर एक अलग इंसान है जिसको अपने बिजनेस के बारे में पता है, और वो जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है सो कॉल्ड, उसको सिर्फ उतना ही पता है जितना उसने पढ़ा है या जितना उसने सुना है। तो सारी नॉलेज एक के बाद एक आगे पास होती चली जा रही है, बेस्ड अपॉन जो भी पिछले 10-20 साल, 30 साल, 50 साल में, 100 साल में उन्होंने होते हुए देखा है पूरी दुनिया में। वही किताबें, वही लोग, उन्हीं को लोग फॉलो कर रहे हैं, वही आइडल, उसी पैटर्न पे सब घूम रहे हैं। क्या हो अगर मैं कहूं कि अभी दुनिया में कुछ इतना बड़ा हो रहा है जो अभी आप लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। यू कांट इवन थिंक इन द वाइल्डेस्ट ऑफ योर ड्रीम्स। जैसे आपने बोला कि जो पोर्टफोलियो है उसको हेज करने के लिए हम गोल्ड लेते हैं, और बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं आजकल, सोना चांदी बहुत महंगा हो गया है, जब नीचे आएगा तब मैं खरीदूंगा। ये मेंटालिटी है लोगों की। ये बेवकूफों वाला माइंडसेट है। क्यों? क्योंकि आप सोने को तोल रहे हो पैसे में, जबकि करना क्या चाहिए इसका उल्टा। पैसा मतलब क्या? कागज का टुकड़ा, उसकी आपके लिए इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और सोना या चांदी
जो एक्चुअल में एक फिजिकल एसेट है उसको आप तोल रहे हो कागज के टुकड़े में। जबकि करना क्या चाहिए, पहले 1 लाख रुपए में इतना सोना आता था, अब इतना सा सोना आता है। ऐसे सोचना चाहिए, ये नहीं कि इतना सोना कितने का है और ये कितने का होगा। स्पेशली उस समय में जब सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। बट क्योंकि आप भी उन आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की तरह या जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स है सो कॉल्ड, उनकी तरह आप भी अपने एक बबल में जी रहे हो, तो यू हैव नो आइडिया ऑफ व्हाट इज कमिंग। आपकी अपनी जॉब, आपकी अपनी फैमिली, आपकी अपनी सेविंग्स, कुछ लोगों की राय कि ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, वही हम करते चले जा रहे हैं और सब एक जैसे एक्ट कर रहे हैं। कोई भी रुक करके ये नहीं देख रहा है कि दुनिया में एक्चुअल में क्या हो रहा है। क्योंकि अगर वो कुछ छोटा मोटा हो तब तो आप उसको उस तरीके से हैंडल कर सकते हो जैसे पास्ट में किया। बट अगर कुछ बहुत बड़ा हो तो क्या करोगे? देन योर होल लाइफ विल टर्न अपसाइड डाउन। अब बताओ आप में से कोई कि जो मैं कह रहा हूं उससे कोई रिलेट कर पा रहा है कि अगर मैं कह रहा हूं कुछ बहुत बड़ा हो रहा है जो पिछले 100 साल में नहीं हुआ, तो ऐसा क्या हो रहा है? आप लोग उसी तरीके से एक्ट कर रहे हो जिस तरीके से आज से 10-20 साल पहले एक्ट कर रहे थे। यानी सारा पैसा कहां लगा हुआ है? स्टॉक मार्केट में, प्रॉपर्टी में, और थोड़ा बहुत पैसा अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए, व्हाटएवर दैट मींस, गोल्ड में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ऐसा बोलते हैं। और सिल्वर तो हमको ऐसा लगता है कि बहुत महंगा है, बहुत बढ़ गए ना उसके दाम, जब कम होंगे तब खरीदेंगे। बहुत लोगों को तो ये तक नहीं पता है कि जो सिल्वर और गोल्ड है इसके प्राइसेस इंडिया में तय नहीं होते हैं, कॉमेक्स में और एलबीएमए में तय होते हैं। वहां से प्राइस डिस्कवरी होती है, उसके बेस पे जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वहां पर अब प्राइस तय होता है। और अब धीरे धीरे पैटर्न चेंज हो रहा है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। सिल्वर के अगर आप प्राइसेस देखोगे तो एक बहुत बड़ा गैप है। जो शंघाई गोल्ड एक्सचेंज है वहां पे जो प्राइस है और जो कॉमेक्स है वहां का जो प्राइस है उसमें एक डिस्पैरिटी है। अगर कॉमेक्स में है प्राइस मान लो $75 तो शंघाई में है $80, $85। फिजिकल का प्राइस अलग है, पेपर का अलग है। पेपर और फिजिकल में फर्क समझते हो? अगर नहीं समझते तो समझो, और ये समझो कि एक्चुअल में एसेट क्या होता है और बबल क्या होता है। वी नेवर आस्क दीस क्वेश्चंस। व्हाट इज अ बबल एंड व्हाट इज एन एक्चुअल एसेट? बहुत सिंपल वे में बताऊं कि एसेट क्या है और बबल क्या है। अब देखना आपके सारे फंडे हिल जाएंगे, सब कुछ अपसाइड डाउन टर्न हो जाएगा जो भी आप सोचते हो उसके बारे में। जहां भी डिमांड बहुत ज्यादा हो और सप्लाई बहुत कम हो उसको बोलते हैं एक एसेट। और जहां सप्लाई अनलिमिटेड हो और डिमांड हो ही ना, या डिमांड आर्टिफिशियल हो, वो क्या है? बबल। मतलब जहां पर जिस एसेट में लोग पैसा लगा रहे हो सिर्फ इस उम्मीद में कि कल इसका पैसा बढ़ेगा और कोई वजह ना हो, तो वो क्या है? बबल। और जहां कोई एक्चुअल में कोई ऐसी चीज हो, कोई ऐसा एसेट हो जिसकी डिमांड तो बहुत ज्यादा हो लेकिन सप्लाई बहुत ही लिमिटेड हो, दैट इज एन एसेट, दैट इज नॉट अ बबल। जैसे कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर, तो ऐसे में क्या होता है? उसके प्राइसेस बढ़ने ही बढ़ने हैं, वहां पे ज्यादा कम कुछ नहीं होता है। अगर वो डिमांड रियल है तो किसकी? उस एसेट की, नॉट द इन्फ्लेशन ऑफ द एसेट विच इज कॉल्ड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द एसेट। दोनों में फर्क देख पा रहे हो? जैसे जितने भी पिरामिड स्कैम्स होते हैं वहां पे क्या होता है? ग्रेटर फूल्स थ्योरी, कि अपने से बड़ा बेवकूफ ढूंढ करके लाओ, जब तक वो गेम चल रहा है तब तक चल रहा है, ऊपर वाले और अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे नीचे जो लोग बैठे हैं उनके पैसे डूब जाते हैं। तो मैं नहीं बताऊंगा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है क्या नहीं है, आप खुद फिगर आउट करो कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है क्या वो एक बबल है या एसेट है इस पॉइंट पे। मतलब अगर आपको बिजनेस की नॉलेज है तो जिस प्राइस पे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे जो बिजनेसेस अवेलेबल हैं, क्या उस पे जा करके आप उस बिजनेस को खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? या फिर स्टॉक मार्केट में सिर्फ इसलिए पैसा लगा रहे हो क्योंकि आपका ब्रेन वॉश हो चुका है और आपके दिमाग में बैठ चुका है कि ये करना सही है, या सब कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूं। बबल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। बबल कुछ टाइम तक भी चल सकता है, बहुत टाइम तक भी चल सकता है, बट अल्टीमेटली फटेगा। यहां तक मेरे साथ साथ में चल पा रहे हो? पहले के टाइम में क्या होता था, इसको गोल्डन रूल बोलते थे, इसको बोलते थे 80-20 रूल। मतलब 80% पैसा लोगों का लगा हुआ है स्टॉक मार्केट में, 20% लगा हुआ है डेट में। इस रेशियो को बढ़ा देते थे जब भी मार्केट क्रैश करता था, तो पैसा कहां चला जाता था स्टॉक मार्केट का? डेट में। डेट मतलब क्या? यूएस ट्रेजरीज एंड बॉन्ड्स।
मतलब जब स्टॉक मार्केट क्रैश करे तो एक सेफ हेवन में पैसा लगा दो। वो सेफ हेवन क्या है? यूएस ट्रेजरीज, क्योंकि पीछे बैकिंग किसकी है? यूएस की। और क्यों था वो सेफ हेवन? बिकॉज उस पे पूरी दुनिया को ट्रस्ट था कि ये पैसा कहीं नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि पीछे गारंटी किसकी है? यूएस की। आज चाहे कोई आम आदमी हो, चाहे कंट्रीज हो, क्या आपका ट्रस्ट यूएस के ऊपर बढ़ रहा है पिछले कुछ महीनों में या कुछ सालों में, या घट रहा है? तो अगला जब क्रैश आएगा, जो आना ही है, कब आएगा वो कोई नहीं जानता। हो सकता है 1 महीने में आए, 6 महीने में आए, 1 साल में आए, 2 साल में आए। जब भी आएगा, हर कुछ साल में क्रैश आता है ना, बड़ा क्रैश, तो इस बार पैसा कहां जाएगा? अगर यूएस ट्रेजरीज में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? सोचो, कंप्लीट पैनिक। ऐसे समझो कि आपको सिगरेट पीने की आदत है और ना मिले तो क्या होगा? पैनिक। तो ये आदत है पूरी दुनिया की। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो पैसा चला जाता है यूएस डेट में। जब यूएस डेट खुद एक बबल है और वो फटने वाला है, यूएस डेट के ऊपर किसी का ट्रस्ट नहीं है, लोग वहां से पैसा निकाल रहे हैं, तो क्या होगा? इट्स अ कंप्लीट रीसेट ऑफ द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम। कांट यू सी दैट? तो वी आर इन फॉर समथिंग वेरी वेरी बिग, जो 100 साल में एक बार होता है, बट हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है। अभी मैं आज न्यूज़पेपर में देख रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बिजनेस कॉलम होता है, वहां पर न्यूज आई हुई है कि दिसंबर के महीने में हाईएस्ट एवर एसआईपी इनफ्लोज इंडियन स्टॉक मार्केट में आए हैं। किसके? आप लोगों के। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो एफपीआईज हैं, एफआईआईज हैं, वो तो अपना पैसा निकाल रहे हैं। आप लोग पैसा डाल रहे हो, और सिर्फ डाल नहीं रहे हो, अच्छे से डाल रहे हो। 2 कौड़ी का आईपीओ है, उसमें पैसा ऐसे लगा रहे हो कि जैसे अगर ये अपॉर्चुनिटी छूट गई तो पता नहीं आपके साथ क्या हो जाएगा। यू आर ऑल लिविंग इन अ काइंड ऑफ अ फोमो, कि जैसे अमीर होने का यही एक तरीका है, यही एक मौका है। मतलब जिस कंपनी की वैल्यूएशन होनी चाहिए 1000 करोड़, आईपीओ में उसकी वैल्यूएशन आ रही है 20,000 करोड़, और वो ओवर सब्सक्राइब हो रहा है 20 गुने से। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि मैडनेस एट इट्स पीक। जो पीई फर्म्स हैं, वीसीज हैं, वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, जो फाउंडर्स हैं वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, बट आप लोग अपना पैसा लगाए चले जा रहे हो। इट्स एज इफ कि मेरी कंपनी में क्या हो रहा है वो मुझे पता है, आपको नहीं पता। मैं अपना पैसा निकाल रहा हूं और आप मेरी कंपनी में पैसा लगा रहे हो ना बेवकूफ। द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम इज ऑलरेडी इन अ वॉर। आपको चाहे पता है चाहे नहीं है। वॉर सिर्फ वो नहीं होती है जो आप लोग समझते हो, वर्ल्ड वॉर 3। वॉर मतलब हर इंसान अपने बारे में सोच रहा है, हर एक को अपनी पड़ी है। और वॉर के बहुत सारे रूप होते हैं, बहुत तरीके की वॉर होती है। सिविल वॉर होती है, बॉर्डर पे वॉर होती है, रिसोर्सेज की वॉर होती है, फाइनेंशियल वॉर होती है। और ये जो वॉर ऑलरेडी चल रही है पूरी दुनिया में, इसके पीछे की क्या वजह है उसको भी आप समझ सकते हो अगर समझना चाहो तो। जैसे कि आपने बताया कि डिमांड अगर ज़्यादा होती है तो वो असेट है, और अगर डिमांड कम है तो वो बबल हो जाता है। तो जैसे रियल इस्टेट का, जैसे गोल्ड तो सिल्वर वो तो डिमांड में है ही, बट रियल इस्टेट जैसे हमने देखा है बड़े शहरों में इतना प्रॉपर्टी का रेट हाई चल रहा है, तो इसको हम बबल मानेंगे? आप खुद जवाब दो, मैं क्यों बोलूं। अगर हम गुड़गांव की बात करें, अभी हम जहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर एक घर जो आज से कुछ साल पहले तक 2 करोड़ का था, आज की डेट में 6 करोड़ का, 7 करोड़ का, 8 करोड़ का है। 8-10 करोड़ से कम कोई ढंग का घर नहीं मिलता है आपको, एक फ्लैट नहीं मिलता है। तो क्या ये बबल है या नहीं है? अभी तो सर बबल ही समझ आ रहा है, लेकिन दूसरा मैं बट ये बात समझ क्यों नहीं आती? इतना सोच के क्यों बोलना पड़ रहा है? देख रहे हो क्या हो रहा है? क्योंकि मैं बता देता हूं क्यों। या तो आप उसमें इन्वेस्ट कर चुके हो या करने वाले हो, इसलिए आप ये मानने को तैयार नहीं हो कि वो बबल तो सर अभी मैं आगे मतलब घर लेने को मतलब सोच रहा हूँ, तो मतलब इसमें मैं 2 चीजें सोच रहा हूँ। देखा, मैंने पहले प्रेडिक्ट कर दिया। हाँ, मतलब है ना, क्योंकि दैट इज द पॉइंट कि जो आदमी का एक चीज के अंदर स्टेक होता है, जैसे आपने एक नाव खरीदी है, अब अगर वो नाव डूब भी रही है और डूबने भी वाली है, बाकी पूरी दुनिया को दिख जाएगी कि इस नाव में छेद है तो डूबने वाली है, आप मानने को तैयार नहीं हो। आप कहोगे नहीं नहीं, इस पे यहाँ पे हम ये टेप लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे भाई नहीं रुकेगी वो। बबल मतलब क्या? बड़ा सिंपल सा फंडा है। 8 करोड़ का फ्लैट आप में से कितने लोग ले सकते हैं मुझे बताओ। उसका मतलब ये है कि अगर आप ईएमआई पे लेते हो, मान लो 2 करोड़ आपने दे दिया डाउन पेमेंट, 6 करोड़ आपने फाइनेंस करा दिया बैंक से,
6 करोड़ का 20 साल का अगर आप फाइनेंस कराते हो तो महीने की कितने की ईएमआई आएगी? एग्जैक्टली 6 लाख के आसपास। 6 लाख रुपए महीना ईएमआई देने का दम कितने लोगों में है? लाखों लोगों में है इंडिया में। आप खुद ही आंसर दे रहे हो, मतलब आपको आंसर पता है बैक ऑफ द माइंड। 6 लाख रुपए ईएमआई देने के लिए आपकी कमाई महीने की कम से कम 10-15 लाख होनी चाहिए, कम से कम, और वो भी ऐसी जॉब होनी चाहिए जो पूरी स्टेबल हो, और आज की डेट में स्टेबिलिटी कहीं नहीं है। इतनी सैलरीज कौन सी इंडस्ट्री में है और किन लोगों की है, क्या ये फिगर आउट करना बहुत मुश्किल है? और जिन लोगों की है, क्या वो एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हैं कि हमारी तो अगले 20 साल तक जॉब सेफ है, सिक्योर है, या वो भी डरे पड़े हैं अंदर से? तो फिर घर वो लेंगे कौन? सो इट्स अ कंप्लीट बबल। ये बोलने में इतना डर क्यों लगता है? जो आज नहीं तो कल फटेगा। अब वो 1 महीने में फटे, 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, बट फटना तो है ही है जब तक मार्केट में डिमांड और सप्लाई मैच नहीं हो जाता है। यानी एक्चुअल में जो खरीदने वाले हैं उनकी पॉकेट जितना अलाउ करती है उसके आसपास वो घर नहीं आ जाता है, या फिर उनकी कमाई नहीं बढ़ जाती है। या तो वो इंसान जो आज 2-3 लाख रुपए कमा रहा है वो कमाने लग जाए एकदम से 1-2 साल में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए महीना। ये होने की पॉसिबिलिटी क्या है? ऑलमोस्ट 0%। तो दूसरा सिनेरियो क्या है? वो घर जो आज मिल रहा है 8 करोड़ का, वो घर हो जाए 4 करोड़ का। डज दैट मेक सेंस? ऐसी तो होता है हर मार्केट में। जैसे कोई सब्जी वाला है, उसके पास में लिमिटेड स्टॉक है किसी पर्टिकुलर आइटम का। अब अगर खरीदने वाले बहुत ज्यादा आ गए तो वो क्या करेगा? प्राइस बढ़ा देगा। और खरीदने वाला कोई है ही नहीं तो वो कहेगा भाई क्या करूंगा मैं इसका, मैं खुद तो खाऊंगा नहीं इतना आलू, तो ले जाओ, किसी भी दाम में ले जाओ। यही तो होता है। बट ये जो पूरी की पूरी लॉबी है रियल एस्टेट कंपनीज की, वो कभी आपको ये सब नहीं बोलेंगे। जो ब्रोकर है वो कभी नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उनका तो घर चल रहा है ना इस सबसे। उनको इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप महंगा ले रहे हो, सस्ता ले रहे हो? उनको अपने कमीशन की पड़ी है, प्लस उनको अपने प्रॉफिट की पड़ी है। तो वो क्या कहेंगे? अरे नहीं, अभी तो आप 8 करोड़ का ले रहे हो, ये तो आने वाले टाइम में देखो 20 करोड़ का हो जाएगा। वो देखो वो घर है ना 100 करोड़ का, अभी तो कुछ भी नहीं है प्राइस, अभी तो आगे देखो क्या होने वाला है। सब यही बोलेंगे। तो ये बबल है। कमिंग बैक टू द टॉपिक जिसकी हम बात कर रहे थे, वॉर। वॉर क्या होती है, क्यों होती है, उसके पीछे रीजन क्या होता है, अभी दुनिया में किस तरह की वॉर चल रही है और किस लेवल पे चल रही है, वो अभी मासेस के लिए समझ पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि आप लोगों का जो माइंड है वो ब्लैक एंड व्हाइट में सोचता है, सही और गलत में सोचता है कि लड़ाई होती है उसमें एक सही होता है, एक गलत होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। कोई भी इंसान या कोई भी कम्युनिटी या कोई भी कंट्री पूरी तरह से सही नहीं होती है और पूरी तरह से गलत नहीं होती है, बट फिर भी उसमें एक ऑर्डर बना होता है जिसको पीस बोलते हैं, वर्ल्ड पीस, जो पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने देखी है। मतलब क्या? 2 फोर्सेस होती हैं जो एंटी होती है एक दूसरे के, लेकिन बीच में, अगर क्रिकेट का एग्जांपल दिया जाए, जैसे 2 टीम्स के बीच में मैच चल रहा है, बीच में कौन है? अंपायर। ऑन ग्राउंड 2 अंपायर्स हैं। अगर वो अंपायर एक गलत डिसीजन देता है तो एक थर्ड अंपायर है। अब ध्यान से सुनना, टीम तो एक दूसरे की मानती ही नहीं है, लड़ाई चलती ही रहती है। उसके लिए क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपकी किसी से कोई लड़ाई हो गई, आपको लगता है आपका हक किसी ने मार लिया या आपके साथ में कुछ गलत कर दिया, तो आपके पास में क्या ऑप्शन है? पुलिस है, कोर्ट है। ऐसे ही वर्ल्ड के लेवल पे है, जिसको हम अंपायर कह रहे हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं था कि लड़ाई नहीं थी और नहीं होगी, हमेशा होती थी, होती है और होती रहेगी। बट एक मैच में पीस का मतलब क्या? कि दोनों टीम्स अंपायर की बात मान लेती है। अगर किसी को अंपायर से प्रॉब्लम होती है तो थर्ड अंपायर बैठा है। अभी क्या हो रहा है दुनिया में? दोनों टीम्स आपस में लड़ रही हैं जैसे पहले लड़ रही थी, लेकिन ग्राउंड पे 2 अंपायर्स हैं, वो भी आपस में लड़ रहे हैं और थर्ड अंपायर है ही नहीं। सब कहते हैं हम मानते ही नहीं किसी थर्ड अंपायर को। कंप्लीट केओस, कंप्लीट पैनिक। तो कोई भी कुछ भी कर रहा है। इमेजिन करो वो सिनेरियो कैसा होगा जहां पर कोई रूल्स नहीं है। रूल बुक को उठा करके सबने फेंक दिया है, कहते हैं हम नहीं मानते किसी भी रूल बुक को, हम नहीं मानते अंपायर को। तो एक ने बॉल फेंकी, पीछे जाकर के विकेट कीपर को दी, उसने पीछे से बॉल मारी, आउट। नो बॉल वो क्या होती है? देयर इज नो बॉल, एवरीथिंग इज अ यस बॉल। सब यस बॉल है, नो बॉल कुछ नहीं है। तो सामने वाले को गुस्सा आ रहा है टीम को, वो कह रहे हैं ये क्या बदतमीजी है। वो कह रहे हैं हम एक स्टेप और आगे जाएंगे। तो उधर जो बैट्समैन खड़ा है उसने जाकर के उससे बॉल छीनी और उठा करके हाथ से फेंकी, छक्का। ये हो रहा है, आप लोग हंस रहे हो।
क्योंकि यू आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। किसी के ऊपर कोई नहीं है, कोई किसी की नहीं सुन रहा है इस दुनिया में। तो इसका मतलब क्या है, अब जो पुराने रूल्स थे, जो भी थे, वो सब खत्म। अब नए रूल्स बनेंगे, नया खेल, नए रूल्स, बट वो बनने में टाइम लगेगा। कितना टाइम? जब तक वो लड़ाई पूरी तरीके से नहीं हो जाती, आइदर अ सिविल वॉर और अ प्रॉपर वॉर एट अ ग्लोबल लेवल। फिर एक रीसेट होगा। उस रीसेट में कितना टाइम लगेगा? 5 से 10 साल। वो जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक होता है और खराब होता है बहुत सारे लोगों के लिए जो तैयार नहीं होते हैं। जो तैयार होते हैं उनके लिए इस प्रॉब्लम में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। तो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, क्या आप तैयार हो इस वॉर के लिए, या फिर इसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है? यू हैव नो आइडिया ऑफ व्हाट इज कमिंग। क्योंकि अगर आपको पता होगा इस वॉर में बड़ी बड़ी पावर्स कौन सी हैं और किसकी क्या स्ट्रैटेजी है, तो उसको समझ करके आप सही जगह पे सही एक साइड ले सकते हो। नहीं आ रहा ना कुछ भी समझ में, सब कुछ ऊपर से जा रहा है। हम लोग की प्रॉब्लम यही है कि जैसे ही कोई भी ऐसी बात होती है जो हमारे समझ में फिट नहीं होती है, छोटी सी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, जिसको बोलते हैं नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन पुट टुगेदर बाय समवन एल्स, जिसने फीड कर दिया हमारे ब्रेन के अंदर एक रोबोट की तरह, उसके बाहर जैसे ही कुछ भी आता है तो हम डर जाते हैं। वी स्टार्ट फीलिंग अनसेफ। तो वॉर मतलब डिस्ट्रक्शन, और डिस्ट्रक्शन में कुछ भी सेफ नहीं होता है। ये बात जो टॉप पे लोग बैठे होते हैं उनको पता होती है, गवर्नमेंट्स को पता होती है, आम जो पब्लिक है उसको एंड में पता लगती है। तब हाहाकार मचता है, ये क्या हो गया। तो जागो ग्राहक जागो, बोलते हैं ना, जागो। ये जो फालतू के लोग हैं इंटरनेट पे, उनकी बातें सुनना कम करो, बंद करो। जो आज बोलते हैं ये खरीदो, कल बोल देते हैं बेचो। मेरी वीडियो आई सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, उसके बाद में लाइन से बहुत सारे लोगों की वीडियोस आ गई, सिल्वर खरीदो। उसके बाद में जैसे ही थोड़ा सा नीचे गया, बेच दो बेच दो बेच दो। मैंने ना बोला खरीदो, ना बोला बेचो, मैंने तो क्लियर बोला भाई ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस तो है नहीं। मेरी 6 महीने की रिसर्च है जिसको मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता रहा हूं। बाकी अपनी बुद्धि लगाओ, बट वो तो हम लगाते ही नहीं है। सुना और उस तरह की वीडियोस ढूंढना शुरू कर दिया, देखते हैं और लोग क्या बोल रहे हैं। कौन लोग? डू दे हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे आर डूइंग, या उनका अपना कोई मोटिव है? अगर उनका अपना कोई मोटिव है तब तो वो वही करेंगे ना, या आपसे वही करवाएंगे या वही कहेंगे जिसमें उनका फायदा है। बट इतना सब हमें समझ नहीं आता है। हम तो सबको एक तरीके से देखते हैं। यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियोस हैं, उसमें से एक वीडियो ये भी है, देख ली। कुछ बहुत बड़ा हो रहा है और दिमाग लगाओ। मैंने सिल्वर ही क्यों कहा, कॉपर क्यों नहीं कहा? अभी आप इंटरनेट पे जाओ, आपको कॉपर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। कॉपर इज द न्यू गोल्ड, कॉपर खरीदो। मैं तो नहीं कह रहा कॉपर इज द न्यू गोल्ड। क्यों? लगाओ दिमाग। बिकॉज कॉपर इज नॉट अ प्रेशियस मेटल, कॉपर इज अ मेटल, इट इज अ कमोडिटी। और गोल्ड में और सिल्वर में क्या फर्क है? लगाओ दिमाग। वाई सिल्वर, वाई नॉट गोल्ड? जब इसको गहराई से समझने लग जाओगे तब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा मेरी थॉट प्रोसेस क्या है। कि इस पूरी वॉर में ये जो सारी बातें मैं कर रहा हूं ना, जो सुनने में आपको अलग अलग लग रही होंगी, ये सब सिंथेसाइज होगी। इसी को क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। आप लोग हर एक चीज को तोड़ तोड़ करके देखते हो, बट होलिस्टिकली कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, डॉट्स को कैसे कनेक्ट करते हैं, दैट इज इंटेलिजेंस। जब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करोगे तब आपको समझ आएगा ये जो इतनी बड़ी वॉर है, इस वॉर में गोल्ड का क्या रोल है, सिल्वर का क्या रोल है। सर, इस समय वर्ल्ड में ना ईवीज जो है, गाड़ियाँ जितनी हैं डिमांड में बढ़ रही हैं, और जितनी लिथियम बनती है, लिथियम के अंदर में सिल्वर मेटल्स यूज़ होता है। तो मुझे लग रहा है सिल्वर का डिमांड बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग सिल्वर को गोल्ड ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। गोल्ड को हम किसी भी मेटल में यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ दिस बिग इक्वेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ये जो आपने कहा बिल्कुल सही है, बट एक बहुत छोटा सा पॉइंट है। इसके अलावा और ऐसे 1000 रीजंस हैं जिसको अगर आप डीपली समझने बैठ जाओगे तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। यानी जो मैंने अभी तक कहा, अगर उसको मैं सम अप करूं और उसको सबको जोड़ूं, जो अलग अलग सुनने में लग रहा होगा लेकिन सब कनेक्टेड है आपस में, तो देखो कैसे जुड़ता है ये सब। मैंने बात क्या करी बबल की और एसेट की। तो बबल क्या है? जिसकी भी डिमांड आर्टिफिशियल है, या उसकी डिमांड सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसका प्राइस बढ़ रहा है और बढ़ने वाला है। इसको बोलते हैं ग्रेटर फूल्स थ्योरी।
यानी कि अब कुछ बेवकूफ लोग हैं जिन्होंने उसमें पैसा लगाया, अब और बेवकूफ लोग आए उनसे भी बड़े जिन्होंने और पैसा लगाया, और बड़े बेवकूफ लोग आए उन्होंने और पैसा लगाया, इस उम्मीद में कि इसका दाम और बढ़ने वाला है। ये बबल है, और जितना ही बड़ा होता चला जाएगा उतने ही बुरे तरीके से वो फटेगा। तो दुनिया में इस वक्त एक या दो बबल्स नहीं है जो फटने वाले हैं, जो फटने के लिए तैयार बैठे हैं। बहुत सारे बबल्स हैं और सब एक साथ फटेंगे, क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड है और इंटरलिंक्ड है। ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। सन 2000 में कौन सा बबल फटा था? .com, मतलब इंटरनेट का। जैसे आज एआई का बबल है। अब आप कहोगे सर एआई बबल कैसे हुआ? एआई तो फ्यूचर है। तो इंटरनेट भी तो फ्यूचर था। मैंने कब कहा एआई फ्यूचर नहीं है? बट फिर भी इंटरनेट बबल था 2000 में। क्यों? उस टाइम पे जो इंटरनेट कंपनीज की जो वैल्यूएशंस थी वो बहुत ज्यादा थी और उनकी रेवेन्यूज बहुत कम थी, उनके प्रॉफिट्स बहुत कम थे। आज वो बबल नहीं है, तो एआई आने वाले 10-20 साल बाद बबल नहीं होगा। और एआई एज टेक्नोलॉजी बबल नहीं है, एआई इज द फ्यूचर। बट एआई कंपनीज की जो वैल्यूएशंस है वो आज की डेट में बबल है। एआई कंपनीज की जो वैल्यूएशंस है वो आज की डेट में बहुत ज्यादा है। जितनी उससे रेवेन्यू जनरेशन की पॉसिबिलिटीज है उससे बहुत ज्यादा है, उसकी हाइप बहुत ज्यादा है आज की डेट में। मतलब उससे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन वो बड़ा होने में 5-10 साल लगेंगे। तो उसको आज ही फैक्टर इन कर लिया है और उसमें लोग और पैसा लगाते चले जा रहे हैं, सेम उसी तरीके से जैसे .com के वक्त लगाया था। तो एक ये बबल एआई का फटने के लिए तैयार बैठा है, और ये छोटा बबल नहीं है, बहुत बड़ा है। इन कंपनीज की वैल्यूएशन कोई छोटी नहीं है। इंडिया में जितनी भी स्टॉक मार्केट में कंपनीज हैं उनकी सबकी मिला करके जितनी वैल्यूएशन है उससे ज्यादा अकेले एनवीडिया की है वैल्यूएशन। तो समझ जाओ ये बबल कितना बड़ा है, और ऐसी कितनी सारी कंपनीज हैं। तो जैसे ये पिक्चर क्लियर हुई, ये जो आपस में एक दूसरे के अंदर पैसा लगा रही है कंपनीज, और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखो उसके पास में वहां से ऑर्डर आ गया, उसके पास में वहां से ऑर्डर आ गया, उसके पास में वहां से, मतलब ये आपस में ही एक दूसरे की रेवेन्यूज को इन्फ्लेट कर रही है। जैसे एक्चुअल कंज्यूमर तक वो चीज पहुंचेगी, जो अडॉप्शन ऑफ एआई टेक्नोलॉजी है इन बिजनेसेस, वो बिजनेसेस जिनके पास में आज ऑलरेडी पैसा नहीं है और ये टेक्नोलॉजी उस लेवल की नहीं है कि इसको इमीडिएटली इंप्लीमेंट किया जा सके हर यूज केस में, तो ये बबल फटेगा। किस तरीके से? जैसे .com का बबल फटा। पर जब वो बबल फटा था तो सारा पैसा कहां चला गया? एक हार्ड एसेट में। वो क्या था? यूएस बॉन्ड्स, यूएस ट्रेजरीज। बट ये जो यूएस बॉन्ड्स है और यूएस ट्रेजरीज है, ये एआई से भी बड़ा बबल है। कितना डेट है यूएस के ऊपर? $38 ट्रिलियन, जो अभी कुछ टाइम पहले तक 36 था, अभी कुछ दिनों में 40 हो जाएगा, फिर 50 भी हो जाएगा। 2008 में क्या हुआ था? जीएफसी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। उस वक्त क्या हुआ था? हाउसिंग बबल फटा था। अभी यूएस के अंदर जो कॉमर्शियल रियल एस्टेट है उसमें बहुत ज्यादा पैसा दे दिया गया है, बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे, और अब इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो वो अनवायबल हो गया उसकी पेमेंट करना। तो वो भी बबल फटने के लिए तैयार बैठा है, वो भी बहुत बड़ा है। तो जब एक तरफ से एक बबल फटा जिसको स्टॉक मार्केट बोलते हैं, दूसरी तरफ से बबल फटा जो हाउसिंग है, सोचो इस बार कितना इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला है। सन 2000 में जो हुआ उसको और 2008 में जो हुआ उन दोनों को मिला दो, साथ में जो उस टाइम पे उसका जो सपोर्ट सिस्टम था, जो फाउंडेशन थी, या हमेशा से जो फाउंडेशन रही, यानी कि अमेरिका एज अ कंट्री, एज अ नेशन, और उसका डेट, वो बबल है जो इन दोनों बबल्स को सपोर्ट कर रहा है। तो इधर ये दोनों फटे, नीचे वो वाला बबल फटा, तो देयर इज नो ग्राउंड, इट्स लाइक अ बॉटमलेस पिट, फ्री फॉल। एक टाइम पे क्या होता था, यूएस की जो फिएट करेंसी है, फिएट करेंसी मतलब क्या? जिसकी कोई गोल्ड की बैकिंग नहीं है, यानी जितना मर्जी नोट छापो और आगे दुनिया में अपने जो कागज के टुकड़े हैं वो दो और उनसे उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ले लो। तो जैसे यूएस ने डॉलर दिया चाइना को, तो चाइना से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनवा करके या तो ले लिए या उन्हीं के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ले लिए। तो चाइना के पास में क्या आ गया? डॉलर आ गया, एक्सेस में आ गया। तो अब चाइना क्या करेगा उस डॉलर का? चाइना ने यूएस की ट्रेजरीज, बॉन्ड्स खरीद लिए। इस वजह से पूरी साइकिल घूम रही थी। अब जो सारी कंट्रीज हैं वो यूएस की ट्रेजरीज बेच रही है और गोल्ड खरीद रही है। तो यूएस की ट्रेजरीज खरीदेगा कौन? जब कोई कंट्री नहीं खरीदेगी,
कंपनीज नहीं खरीदेंगे, इंस्टीट्यूशंस नहीं खरीदेंगे, आप लोग नहीं खरीदोगे, पब्लिक नहीं खरीदेगी, तो खरीदेगा कौन? खुद जो उनका फेड है उसको खरीदना पड़ेगा। इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। और जब ये बहुत ज्यादा हो जाए तो हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। मतलब यूएस डॉलर की वैल्यू टूट जाएगी बहुत तेजी से। और इस पूरी इक्वेशन में जहां पे एक तरफ यूएस है, एक तरफ चाइना है। यूएस कौन है? जो ग्लोबल वर्ल्ड लीडर था, या अगर बात करी जाए तो थर्ड अंपायर था, या अंपायर था। अब वो क्या है? वो खुद एक प्लेयर है। और जैसे क्रिकेट में होता है ना, दो टीम्स होती है, यहां पे कोई टीम नहीं है। हर प्लेयर अपने लिए खेल रहा है, अपने अलग ही उसका स्कोर बोर्ड चल रहा है। इमेजिन करो 11 प्लेयर ईस्ट में, 11 प्लेयर वेस्ट में, सब अपने अपने लिए खेल रहे हैं। मतलब वो अपने भी आपस में सगे नहीं है। इतना इंटरेस्टिंग कुछ हो रहा है, बट आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है। सोचो क्रिकेट ग्राउंड पे कितना इंटरेस्टिंग मैच चल रहा होगा। मतलब कहने के लिए एक टीम है, वेस्टर्न टीम, लेकिन वो आपस में एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। वो बॉलिंग करने जा रहा है, वो पीछे से उसी का टीम का बंदा आ रहा है, उसका हाथ पकड़ रहा है, कह रहा है बॉल मुझे दे, मैं करूंगा, ये बॉल मेरी है। बॉल के लिए लड़ाई चल रही है। कमाल है। जो बैटिंग टीम के दो प्लेयर थे वो आपस में एक दूसरे का सर फाड़ रहे हैं, कह रहे तू मरेगा तो मैं बैटिंग करूंगा, मेरे को छक्का मारना है, मेरे को रन बनाना है। इतना इंटरेस्टिंग कुछ हो रहा है। अब हर एक डॉट को कनेक्ट कर पा रहे हो? तो पहले की दुनिया में क्या था? इसको कह सकते हो पुरानी दुनिया। और अब एक नई दुनिया है जो बनेगी आने वाले 5-10 साल बाद। वो कैसी होगी वो किसी को नहीं पता। बट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इन दैट वर्ल्ड देयर विल नॉट बी वन क्लियर कट पावर, इट्स गोइंग टू बी अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। यानी कि यूएस भी रहेगा, चाइना भी रहेगा, दोनों न्यूक्लियर पावर्स है। ऐसा नहीं है एक खत्म हो जाएगा, दोनों रहेंगे। पुरानी दुनिया में क्या था? एक हेड ऑफ द फैमिली। अब नहीं, अब दो है। और जब तक इस रियलिटी को यूएस एक्सेप्ट नहीं कर लेता, क्या उसकी नहीं चलेगी? क्योंकि सामने एक बहुत बड़ी पावर बैठी है जिसको चाइना कहते हैं, रशिया कहते हैं। जब तक वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर लेता, तब तक क्या होगा? लड़ाई होगी। जब एक्सेप्ट कर लिया तो पीस होगी। अभी जो लड़ाई होगी उसमें यूएस की क्या स्ट्रैटेजी है और चाइना की क्या स्ट्रैटेजी है, अगर वो आपको समझ आ गया तो आपको समझ आ जाएगा एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, एसेट क्या है, बबल क्या है। जो लड़ाई हो रही है पूरी दुनिया में, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स फायर कर रहे हैं, उसके लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या चाहिए? रोबोटिक्स के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए क्या चाहिए? सिल्वर। तो सिल्वर वैसा नहीं है जैसा पहले था, यानी जो आप लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, और आप उसको पास्ट के कंपैरिजन में आज देखते हो। सिल्वर इज इन अ न्यू रियलिटी। मतलब क्या? आज से 50 साल पहले दो भाई जिनको बोलते थे हंट ब्रदर्स, उन्होंने क्या कहा? इन टर्म्स ऑफ मनी, सिल्वर में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगेगा अगर हम सिल्वर को खरीदने लग जाएं तो उन्होंने क्या सोचा कि हम बहुत सारा सिल्वर खरीद लेंगे। तो उन्होंने खरीदना शुरू किया सिल्वर। उसकी वजह से सिल्वर का प्राइस बढ़ गया। कहां पहुंच गया था? $50 पे पर आउंस। फिर उस टाइम पे जो एक्सचेंजेस थे उन्होंने इंटरवीन किया, फिर वापस से सिल्वर का प्राइस क्रैश कर गया। तो उस वक्त सिल्वर क्या था? एक एसेट था या बबल था? लगाओ दिमाग। बबल था। क्यों? क्योंकि सर उससे कोई रियल प्रोडक्ट क्रिएट नहीं हो रहा था, बस एक एक्यूमुलेशन चल रहा था उस टाइम पे। राइट। ध्यान से समझना, सिल्वर की अपने आप में इंट्रिंसिक वैल्यू तो थी, लेकिन गवर्नमेंट्स ने डेलिबरेटली और स्ट्रैटेजिकली उसको खत्म कर दी थी। मतलब सिल्वर का यूज एज करेंसी होता था तब उसकी बहुत वैल्यू थी। तब सिल्वर टू गोल्ड रेशियो थी 1:15। मतलब 1 किलो सोने के बदले में क्या मिलता था? 15 किलो सिल्वर। बट क्योंकि सिल्वर कहीं यूज ही नहीं हो रहा था एज करेंसी और उसका कोई और यूज ही नहीं था, तो सिल्वर क्या था? यूजलेस। तो हंट ब्रदर्स ने क्या देखा कि जो सिल्वर है वो बहुत ही सस्ता है। क्यों? क्योंकि वो यूज ही नहीं कर रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको हम खरीद लेते हैं। तो जैसे उन्होंने खरीदना शुरू किया तो आर्टिफिशियली डिमांड बढ़ गई, सप्लाई लिमिटेड थी। और फिर जब गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया तो उसके बाद में वो जो प्राइस है वो वापस से कोलैप्स कर गया, यानी वो बबल फट गया। क्योंकि एक्चुअल में सिल्वर किसी को नहीं चाहिए था, ना लोगों को, ना इंडस्ट्रीज को, ना इसको, ना उसको, किसी को नहीं चाहिए था उस समय पर। उसके बाद में क्या हुआ? नेक्स्ट बुल रन 2011 में सिल्वर वापस से कहां पहुंच गया? उसी प्राइस पे जहां पर 1979 में हिट किया था हंट ब्रदर्स के टाइम पे, यानी $50 पर आउंस। कब पहुंचा? 2011 में। अब सवाल ये उठता है इतने टाइम तक ये अटका क्यों रहा प्राइस? जब हर चीज महंगी हो रही थी
पिछले 50 साल में सब कुछ महंगा हो गया, सिल्वर वहीं का वहीं क्यों अटका हुआ है? $50 पे क्यों अटका हुआ है? लगाओ दिमाग, कभी सोचते क्यों नहीं हो इस तरीके से? हर एसेट महंगा हो गया, ये क्यों नहीं हो? उसके पीछे दो वजह है। एक, उसकी कोई एक्चुअल डिमांड नहीं थी, यहां तक कि 2011 में भी नहीं थी। तो 2008 में जब हाउसिंग बबल फटा यानी कि जीएफसी, उसके बाद में गोल्ड और सिल्वर के अंदर बहुत तेजी से एक बुल रन आया। यूजुअली ये जो प्रेशियस मेटल्स का जो बुल रन होता है, कमोडिटीज की जो साइकिल होती है, वो थोड़ी लंबी चलती है, कई सालों तक चलती है। तो ये पीक किया जा करके 2011 में, जब सिल्वर ने वापस से टच किया $50। लेकिन फिर जो एक्सचेंजेस थे उस टाइम पर, या अभी भी हैं, कॉमेक्स, एलबीए में, इन्होंने प्राइस को बड़े आसानी से मैनिपुलेट कर दिया। क्यों? क्योंकि सिल्वर की एक्चुअल में कोई डिमांड नहीं थी, कोई बायर नहीं था। कौन थे ये लोग जिनकी वजह से प्राइस बढ़ रहा था? पब्लिक ने कहा कि हम सिल्वर खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ रहा था। ऐसी तो आप लोग करते हो, जिस चीज का प्राइस बढ़ता है तो आपके अंदर फोमो आता है, आप कहते हो कल और ना बढ़ जाए, मैं जा करके और खरीद लेता हूं। तो पब्लिक जा रही थी खरीदने के लिए। जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं, जिसमें से कई हैं जिनको प्रॉपर्ली कोर्ट में जिनके ऊपर फाइन लगाया गया है, ये न्यूज में जाकर के आप देख सकते हो, ये जो प्रेशियस मेटल्स हैं उसके प्राइसेस को मैनिपुलेट करने के लिए। वो फाइन कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा फाइन है, क्लोज टू अराउंड $1 बिलियन, इतना बड़ा फाइन। ये तो है वो जो पकड़ में आया। अब वो कैसे करते थे प्राइस मैनिपुलेट? बहुत सिंपल है, उनके पास में अनलिमिटेड फंडिंग है पीछे से। वो क्या है? फिएट करेंसी। तो अगर मान लो 1 लाख लोग आ गए खरीदने के लिए, तो वो क्या करेंगे? उतने से शॉर्ट कर देंगे सिल्वर को, क्योंकि उनको क्या चाहिए शॉर्ट करने के लिए? कुछ भी नहीं। और जो खरीद रहे हैं उनको भी एक्चुअल में मेटल नहीं चाहिए, वो खरीद रहे थे क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ रहा था। प्राइस घटेगा तो वो बेच देंगे। तो उनको ये साइकोलॉजी अच्छे से पता है। इसकी वजह से वो पिछले 50 साल से सिल्वर का प्राइस कंट्रोल करके बैठे हैं। मतलब इसको एक कैसीनो की तरह देखो, जहां पे जो जुआरी आते हैं खेलने के लिए, जब तक वो जीत रहे होते हैं तब तक खेलते हैं, फिर जब हार रहे होते हैं तो अपना लॉस पूरा करने के लिए खेलते हैं। जब उनको समझ आ जाता है भाई अब तो लुट गए, बर्बाद हो गए, तो भाग जाते हैं। तो इनके पास में क्या था? इन बड़े बड़े बैंक्स के पास में, जो बुलियन बैंक्स हैं, अनलिमिटेड पीछे से फंडिंग। क्या करने के लिए? शॉर्ट करने के लिए। शॉर्ट कैसे करते हैं? उसके लिए एक्चुअल में सिल्वर नहीं चाहिए। जितना एक्चुअल में उनके वॉल्ट में सिल्वर पड़ा है, उसका 100 गुना, 200 गुना, 300 गुना तक पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स में आप शॉर्ट कर सकते हो। लेवरेज मिल गई उनको। दूसरी तरफ से जो बायर है, जो पब्लिक है आपकी जैसी, उनके पास में कोई लेवरेज नहीं है, उनके पास में लिमिटेड पैसा है। तो अगर आप लॉन्ग हो, ये समझ आ रहा है ना ये लैंग्वेज? लॉन्ग मतलब कि आप कह रहे हो कि इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो आपने पहले ही लेवरेज ले लिया। तो अगर प्राइस थोड़ा सा भी नीचे गया तो आप तो सड़क पे आ जाओगे, बैंक्स को कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो बैंक्स क्या करते थे? वेट करते थे, जाने दो और ऊपर जाने दो, और ऊपर जाने दो, और ऊपर जाने दो। जैसे ही $50 तक पहुंच गया तो एक्सचेंज विच इज कॉमेक्स एंड एलबीए में इनकी मिली भगत, ऊपर से पीछे से बैंक्स बैठे हैं, तो इन्होंने क्या किया? मार्जिन मनी बढ़ा दिया। जैसे ही मार्जिन मनी बढ़ाया, जितने लोग खरीद रहे थे या लॉन्ग थे, उनके ऊपर प्रेशर आया बेचने का, तो बिकवाली आ गई। ऊपर से आकर के इन बैंक्स ने और शॉर्ट कर दिया, तो वापस से $50 को उठा करके ले आए $20 पे। इस तरीके से सिल्वर के प्राइस को कहां रखा गया? $20-25, $30। अब पिछले 1 साल में क्या हो गया, या ये कह लो पिछले 5-6 साल में क्या हो गया? कुछ बहुत अलग हो गया। इनका पूरा का पूरा जो स्कैम है वो एक्सपोज हो गया, जो आज नहीं तो कल होना ही था। कब होना था? जब रियल डिमांड आनी थी, और वो आ गई। वो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मतलब सिल्वर इज इन डेफिसिट सिंस लास्ट 5 years। इसका मतलब समझते हो? नहीं समझते ना? अगर समझते होते तो समझ पा रहे होते कि मैं क्या बोल रहा हूं, किस लेवल से। मतलब पिछले 5 साल से जो सिल्वर की डिमांड है, वो सप्लाई से, जितना भी जमीन से सिल्वर निकलता है और रिसाइकल होता है, उससे बहुत ज्यादा है। तो ये सप्लाई आ कहां से रही है? रिजर्व्स में से आ रही है। वो रिजर्व्स बहुत तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं, और सिल्वर को रिसाइकल करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और माइनिंग कैपेसिटी को बढ़ाया नहीं जा सकता है। अब ये सब जो मैं कह रहा हूं, ये किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये फैक्ट्स है जो आप भी जाकर के वेरीफाई कर सकते हो। इसका प्राइस पे क्या असर होगा वो तो वक्त ही बताएगा। बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। क्या होगा वो मुझे तो पता है, बट आपको अपने लिए फिगर आउट करना है। आई नो इट फॉर श्योर कि क्या होने वाला है अगले 1-2 साल में।
बट आई कैन नॉट टेल इट टू यू, आई कैन नॉट से इट क्लियरली। आई कैन ओनली से हो सकता है बहुत घट जाए, तो डर जाओ, मत खरीदो, बेच दो, हो सकता है बढ़ जाए, तो अपना दिमाग लगाओ। अब मैं क्या कहूँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जाकर के पूछो, वो क्या कहेगा, अरे ये सिल्वर गोल्ड में कुछ नहीं पड़ा है, स्टॉक्स लो ना, म्यूचुअल फंड लो, और वो भी ना रेगुलर वाला लेना, डायरेक्ट मत लेना, क्योंकि रेगुलर में कमीशन मिलती है। और म्यूचुअल फंड क्यों ले रहे हो, इंश्योरेंस कराओ, उसमें तो और मोटी कमीशन मिलती है। तो अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा सा रिसर्च करो। अगेन मैं कह रहा हूं कि जो मैं देख रहा हूं उसका 1% भी आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पा रहा हूं। इसको इस तरीके से देखो कि पिछले 50 साल से एक कमोडिटी को सप्रेस किया गया था आर्टिफिशियली। जैसे एक बॉल है जिसके अंदर हवा भरी हुई है, उसको पानी के अंदर दबा करके रखा गया है। अब जैसे ही उसको छोड़ोगे तो क्या होगा, वो प्रेशर बिल्डअप हुआ पड़ा है, वो बॉल ऊपर जाएगी। इसको पैराबोलिक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है। इस बार अलग क्या हो रहा है, अब सिल्वर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको आप शौक के लिए रख रहे हो, जिसके आप बर्तन बना करके अपने घर में रख रहे हो। कोई ज्वेलरी नहीं है जिसको पहन रहे हो, ऑल्दो इट इज देयर बट इट इज अ वेरी स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ द एंटायर पाई जो एक्चुअल में सिल्वर है। सिल्वर क्या है, एक इंडस्ट्रियल मेटल। इसकी ये साइड तो अभी समझ आ गई है लोगों को, बस दूसरी साइड नहीं समझ आई है, क्योंकि लोगों की याददाश्त कमजोर है, वो भूल गए हैं। वो क्या है, प्रेशियस मेटल। वो कब समझ आएगा, जब वो जो दो बड़े बड़े बबल हैं जो फटने के लिए तैयार ही बैठे हैं, यानी स्टॉक मार्केट और हाउसिंग, और उसके नीचे जो सपोर्ट सिस्टम था डेट, विच इन इटसेल्फ इज अ बबल, यूएस डेट। जब ये सब कुछ फट गया तो लोग किसकी तरफ जाएंगे, सोचो, रियल एस्टेट भी फट गया, स्टॉक मार्केट भी फट गया, तो बचा क्या, एक्चुअल एसेट जिसको वो पकड़ सके, अपने पास रख सके। वो क्या है, गोल्ड। और गोल्ड के साथ में क्या आता है जब भी हम गोल्ड बोलते हैं पूरी दुनिया में, सिल्वर। कॉपर तो नहीं आता ना। तो जो इतना बड़ा पैसा है, अगर ये गोल्ड में जाएगा, सवाल ये नहीं है अगर जाएगा, क्योंकि अब तो बड़े बड़े फंड हाउसेस भी बोल रहे हैं, जो एक टाइम पे कहते थे कि 80% पैसा इक्विटी में होना चाहिए, 20% डेट में होना चाहिए, वो भी कह रहे हैं 60% इक्विटी में होना चाहिए, 20% डेट में होना चाहिए, 20% गोल्ड में होना चाहिए। ये वो बैंक्स हैं जो खुद मैनिपुलेट करते रहे हैं इनके प्राइसेस को, क्योंकि वो भी देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। और वो बैंक्स जो कि शॉर्ट थे सिल्वर के ऊपर, अब वो लॉन्ग हो गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया अब हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअल फिजिकल डिमांड आ गई है। पेपर में आप किसी चीज को तब तक कंट्रोल कर सकते हो जब तक उस पेपर के पीछे जो एसेट है उसकी कोई फिजिकल डिमांड नहीं है। बट अगर कोई इंसान लेवरेज पे उसको शॉर्ट कर रहा है, यानी कोई बैंक है, जैसे आप वो बैंक हो, आपने मान लो $10 बिलियन सिल्वर को शॉर्ट कर दिया, और कोई इंसान आ गया, उसने कहा मेरे को प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो एक्चुअल मेटल चाहिए, और एक्चुअल मेटल है ही नहीं। हिस्टोरिकली सिल्वर की जो मार्केट है वो रही है कॉन्टैंगो में, अभी चल रही है बैकवर्डेशन में। इसका मतलब क्या होता है, जो स्पॉट प्राइसेस हैं वो कम होते हैं, फ्यूचर प्राइसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको डिलीवरी चाहिए उस मेटल की 3 महीने बाद, तो 3 महीने की स्टोरेज कॉस्ट भी तो है। तो फ्यूचर के प्राइस होते हैं ज्यादा, स्पॉट के होते हैं कम। अभी इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो गया है। अगर आपको सिल्वर अभी चाहिए तो उसके प्राइस है ज्यादा, और फ्यूचर में चाहिए तो उसके है कम। इसको बैकवर्डेशन बोलते हैं। तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, और आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि 1 जनवरी 2026 से चाइना ने सिल्वर के एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। कहने के लिए रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ लोग उसको बैन भी बोल रहे हैं। मतलब अगर चाइना रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है तो वो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो पूरा का पूरा कंट्रोल है उसकी सप्लाई चेन के ऊपर। वो देखेंगे अब किसको देना है किसको नहीं। ये लड़ाई है। लड़ाई किसकी है? एक्चुअल जो मेटल्स है, एक्चुअल जो एसेट्स है उसकी है। और इस पूरी लड़ाई के सेंटर में कौन है? जहां पर चारों तरफ केओस है, गोल्ड एंड सिल्वर। तो फ्यूचर में गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ेंगे या घटेंगे, वो आप लोगों के लिए मैटर कर सकता है। फॉर मी इट डजंट मैटर, क्योंकि मेरे स्टैंड पॉइंट से अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें गोल्ड और सिल्वर का प्राइस मैटर ही नहीं करता है। मैटर ये करता है करेंसी का क्या प्राइस है, जिसको मैं मेजर करता हूं गोल्ड और सिल्वर में। और ये प्रेडिक्ट करना ज्यादा आसान है। इन अदर वर्ड्स, ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे, बट ये प्रेडिक्ट करना बहुत आसान है कि करेंसी, जिसको फिएट करेंसी बोलते हैं, उसके प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे। इन अदर वर्ड्स, पूरी दुनिया में जितनी भी गवर्नमेंट्स है वो अपने खर्चे बढ़ा रही है, फ्रीबीज ज्यादा दे रही है या कम दे रही है? खर्चे बढ़ा रही है, कम कर रही है? खर्चे बढ़ा रही है, तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा।
तो दे हैव टू प्रिंट मोर मनी और बोरो मोर मनी। तो करेंसी, फिएट करेंसी, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी कंट्री की हो, उसकी वैल्यू आने वाले टाइम में घटेगी, जिसकी वजह से आप लोग कहोगे गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई, गोल्ड महंगा हो गया, जब सस्ता होगा तो मैं खरीदूंगा। इट इज डायमेट्रिकली ऑपोजिट ऑफ हाउ यू पीपल थिंक। ये बातें वो हैं जो मैं अपने घर में व्हेन आई सिट विद माय सन और डॉटर, मैं उनको समझाता हूं कि बेटे दुनिया पागल है। ये दुनिया गोल्ड और सिल्वर को देखती है और कहती है महंगा हो गया, सस्ता हो गया, वो करेंसी को कभी देखती नहीं है। तुम ऐसा मत करना, क्योंकि करेंसी के पीछे कौन बैठा है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कोई दीन ईमान नहीं है, किसी भी कंट्री की कोई भी गवर्नमेंट हो, उसका एक ही काम है, उसको क्या चाहिए? वोट। वोट कैसे मिलेंगे? लोगों को खुश करो। खुश कैसे करते हैं? पैसा बांटो। तो बांटने के लिए पैसा चाहिए ना, चाहे आप यूएस हो, चाहे कोई भी कंट्री में कहीं पर भी हो, तो पैसा कहां से आएगा? फिएट करेंसी है, जितना मर्जी छाप लो। तो जितना छापते जाओगे उतना ही उस करेंसी की वैल्यू टूटती जाएगी। रियल एसेट में और एक बबल में फर्क समझ आ रहा है? फिएट करेंसी इज अ बबल जो फटने वाला है आने वाले समय में। इसका मतलब समझते हो? नहीं ना। तो जा करके देखो और पढ़ो ऐसी कंट्रीज के बारे में जहां पे फिएट करेंसी नाम का बबल ऑलरेडी फट चुका है, जहां पर लोग जाते थे कोई सामान खरीदने के लिए, दाल चावल खरीदने के लिए, तो पैसे देते थे और वो इंसान उनको बदले में वो सामान देता था जिससे कि वो और उनका परिवार जिंदा रह सके। आज उन कंट्रीज में पहले थोड़े से पैसे में बहुत सारा सामान मिलता था, आज बहुत सारा पैसा लेकर के जाते हैं, पूरा भर करके, तब भी वो कहते हैं ये क्या लेकर के आए हो, इसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा। सोना या चांदी है क्या? कोई असली चीज है तो बात करो। ये क्या कागज के टुकड़े लाए हो? ये है वो नई दुनिया जिसमें हम एंटर करने वाले हैं, जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हर एक का अपना अपना कोई ना कोई इंटरेस्ट है। वैसे बताना तो मुझे भी नहीं चाहिए, बट मेरे को पूरा भरोसा है आप लोगों की बेवकूफ़ी के ऊपर। आप में से किसी को समझ ही नहीं आएगा मैंने बोला क्या है, तो इस वीडियो पे व्यूज ही नहीं होंगे, तो फर्क क्या पड़ता है, मैं सच ही बोल देता हूं ना। इसलिए हो सकता है कि मैं वीडियो अपलोड कर ही दूंगा। पास में से कई सेशंस हुए, मैंने डिलीट ही करवा दिए, मैंने कहा मैं नहीं कर रहा अपलोड, क्यों करना है। बट पीछे मैंने कुछ वीडियोस अपलोड करी, तो उन वीडियोस पे कमेंट्स देख करके मुझे समझ आ गया कि आप लोगों की समझ कहाँ तक है, तो मैं ये वीडियो अपलोड कर ही दूंगा, क्योंकि मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है। जैसे फिएट करेंसी के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, फिएट करेंसी नीचे ही जाएगी, ऐसे ही आप लोगों पे मुझे पूरा विश्वास है। तो इस वीडियो को देखो, बंद करो और देखो एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, और वही करो, क्योंकि वो तो एक्सपर्ट्स हैं, और आराम से सो जाओ।